हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे पाठशाला में। और आज हम इसमें करने जा रहे हैं क्लास 7th ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के एमसीक्यू। इससे पहले हम क्लास 6 के ज्योग्राफी के जो एमसीक्यू हैं वो अपलोड कर चुके हैं एनसीईआरटी के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उन्हें देख लें। तो चलिए फिर हम अपने एमसीक्यू जो है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये स्टेटमेंट राइट है। प्राकृतिक पर्यावरण व मानव निर्मित पर्यावरण पर्यावरण के प्रमुख दो घटक हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन है, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो पहला है भूमि, दूसरा है वायु, तीसरा है पेड़ पौधे, चौथा है जीव जंतु, पांचवा है जल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों में ये सब आते हैं जो 5 दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट कहता है, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेन से हुई है। और दूसरा है, स्थलमंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। और तीसरा है, स्थलमंडल खनिज संपदा का एक प्रमुख घटक है। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन को आपको बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। क्योंकि ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो जर्मन से नहीं बल्कि फ्रेंच भाषा से हुई है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि स्थलमंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना और मिट्टी की परत से ढका होता है। ये स्टेटमेंट राइट है। स्थल मंडल खनिज संपदा का एक प्रमुख घटक है। ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो आपको मैं बता दूं केवल 2 कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखती है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तीनों कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पारितंत्र वह है जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ पर्यावरण के साथ ऊर्जा व पदार्थ का हस्तांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और प्रत्येक वर्ष 5 मई को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ना कि 5 मई को। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका राइट है, दूसरा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। ये कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। और जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपर जो अपर लेयर होती है ना, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम परपटी कहते हैं, भूपरपटी। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट है, परपट्टी पृथ्वी की सभी परतों में सबसे मोटी होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि परपटी जो होती है ना, भूपरपटी जो होती है ना, वो पृथ्वी की सबसे पतली परतों में से एक है। सबसे पतली परत होती है भूपरपटी, ना कि सबसे मोटी। स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन है, तो पहला केवल एक कथन इसमें सही है। जो पहला वाला है वो राइट है, बाकी जो दूसरा है वो रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत परपट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि महाद्वीप संहति में परपट्टी की मोटाई कम, और जबकि महासागरीय क्षेत्रों में परपट्टी की मोटाई अधिक पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये समझिए कि
ये रहा आपका अर्थ। अगर मैं इसमें से अर्थ का इतना हिस्सा निकालूं, ठीक है, तो ये इतना हिस्सा निकाल के मैं बाहर निकाल लूँ, ये समझो, यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया। चलो, और अब ये पूछ रहा है कि महाद्वीप, तो देखिए आपको पता होगा कि हमारे जो हमारी जो भूपर्पट्टी है उस पर महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं, नदियां हैं, महासागर है, पठार है, पर्वत है, ग्लेशियर है, सब है। हमारी जो पृथ्वी है उस पर आपको स्थल भी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, जल भी मिलेगा। तो चलिए समझने के लिए बना रहे हैं बस। और ये देखिए, अगर ये पूरा मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा जल भर दूँ इस पर, ये जहाँ जो मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, मैंने इस पर जल भर दिया, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा पानी भरा। अब इसको पढ़ते हैं, अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। ये समझिए, ये जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग कर दूं, ये वाला जो हिस्सा है ना, लेफ़्ट वाला है वो आपका स्थलमंड है, और जो स्थल वाला भाग है, और जो राइट वाला है उसमें मैंने पानी भर दिया, उसको वाटर से भर दिया मैंने उसको, ये समझ लीजिए। अब ये पूछ रहा है, आप क्वेश्चन को, अब इस सेंटेंस को पढ़िए, जो स्टेटमेंट है अब इसको पढ़िए कि महाद्वीपीय संहति में परपट्टी की मोटाई कम होती है। तो यहाँ पे जो मोटाई है, ये जो मोटाई है ये कम है, ये जो दे रखी है, ये मोटाई जो है कम है, ये कम है या ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, तो भाई ज़्यादा है, दिख रहा है। और महासागरीय क्षेत्रों में परपट्टी की मोटाई अधिक होती है, महासागरीय क्षेत्रों में परपट्टी की मोटाई अधिक होती है। तो परपट्टी की मोटाई ऐसे अधिक नहीं होती, इसे कम होती है, आप देख लीजिए, क्योंकि इस पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो इसकी जो मोटाई है वो अधिक होगी कि कम होगी, कम होगी ना। तो बस यही सेंटेंस पूछ रहा है, यही स्टेटमेंट है बस। तो हमें इसका बताना है कि महाद्वीपीय संहति में परपट्टी की मोटाई कम होती है, और जबकि महासागरीय क्षेत्रों में परपट्टी की मोटाई अधिक होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं, महाद्वीपीय संहति की परपट्टी सीमा और महासागरीय संहति की परपट्टी को स्याल कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया कि महाद्वीप संहति की परपट्टी को सीमा कहते हैं, तो सीमा नहीं कहते, इसको स्याल कहते हैं। स्याल जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। महासागरीय संहति की परपट्टी को स्याल कहते हैं, तो इसको स्याल नहीं कहते, इसको सीमा कहते हैं, जो सिलिका और मैग्नीशियम का बना है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन है, तो मैं आपको बताऊं इनमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों ही कथन इसके रॉन्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पृथ्वी के केंद्र से स्थल की ओर जाने पर सही क्रम लगाइए। तो पृथ्वी के केंद्र से हमें लगाना है, उसको केंद्र से बताना है। तो ये रही आपकी अर्थ, ठीक है, और ये रहा आपका क्रोड, जिसको कोर बोलते हैं, और ये रहा आपका मेंटल, ये रहा आपका मेंटल, और ये रही आपकी परपटी, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये हो गया भूपर्पट्टी, और ये वाला हिस्सा जो हो गया वो हो गया मेंटल का, और ये जो अंदर वाला हिस्सा हो गया वो हो गया कोर का। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से स्थल की ओर जाने का सही क्रम लगाइए। तो पहले आएगा कोर, दूसरे नंबर पे आएगा मेंटल, और तीसरे नंबर पे आएगा परपट्टी। तो दूसरा तीसरा पहला, तो दूसरा तीसरा पहला कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग कोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, और यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है, और इससे नीफे कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। और तीसरा पढ़ लेते हैं, केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका, तीनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। ये स्टेटमेंट राइट है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कोण नीफे से बनी होती है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है कि पृथ्वी के आयतन का 15% हिस्सा मेंटल है, तो ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि पृथ्वी का जो आयतन है उसका 84%
जो है वो मेंटल है और 15% जो है वो क्या है, वो क्रोड है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। इस बात को भी याद रखें आप। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका, तो ये पूछ रहा है इसमें कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो आपका पहला और दूसरा सही है, तो केवल इसमें 2 कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वह कौन सी सेल है जो द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस में परिवर्तन होने से होता है और जिसे प्राथमिक शेल कहते हैं। आपने चट्टान वाला अगर आपने एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको जो है शेल पढ़ाई गई होंगी, और आपको पता है कि शेल जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो अग्नि शेल होती है, एक अवसादी शेल होती है और एक कायांतित होती है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी शेल है जो द्रवित मैग्मा, जब मैग्मा जो होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो ठंडा हो जाता है और उसके बाद वो ठोस में परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्राथमिक शेल कहते हैं। तो इनमें से वो कौन सा है, तो आपको पता है कि अग्नि शेल को प्राथमिक शेल भी कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट है कि द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस में बदलना बहिर्भेदी अग्निशैल कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि बहिर्भेदी अग्निशैल बड़े दानों वाली होती है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि वो बड़े दानों वाली नहीं होती, वो छोटे दानों वाली होती है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है कि द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा होकर ठोस में बदलना अंतर्वेदी शैल कहलाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो अंतर्वेदी अग्निशैल की संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, महीन नहीं होती, बहुत बड़े बड़े दानों वाली होती है। जैसे जो आपका, अगर आपने इसका उदाहरण सुना हो तो वो है ग्रेनाइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो गया पहला और तीसरा, तो बी आपका जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है कि इसमें असुम्मिलित को छाटिए, जो इसमें सही नहीं है उसको बताना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला जो स्टेटमेंट है कि बहिर्भेदीय अग्निशैल का जो उदाहरण वो बेसाल्ट है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। बहिर्भेदीय अग्निशैल से बेसाल्ट सेल का निर्माण होता है, ये राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अंतर्वेदी अग्निशैल से ग्रेनाइट बनता है, तो जी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये जो है बाहर नहीं निकल के आ पाता, ये जो मैग्मा है वो बाहर निकल के नहीं आ पाता, भूमि के बाहर नहीं आ पाता। बहिर्वेदीय अग्निशैल वाला जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी की भूप्रपटी तक आ जाता है और फैल जाता है, और अंतर्वेदीय अग्निशैल वाला जो होता है ना वो बाहर नहीं आ पाता, वो पृथ्वी के अंदर ही क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जिससे ग्रेनाइट का निर्माण हो जाता है, ग्रेनाइट जो सेल है उसका निर्माण हो जाता है। और तीसरा है अवसादी सेल, तो अवसादी सेल का जो उदाहरण है वो स्लेट है, जी नहीं, अवसादी सेल का उदाहरण स्लेट नहीं है बल्कि बलुआ पत्थर है। और कायांतित सेल का जो उदाहरण है वो संगमरमर है, तो जी बिल्कुल, कायांतित सेल जो है वो उसका उदाहरण संगमरमर है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, राइट हो गया। केवल इसमें सी जो है वो सम्मिलित नहीं है। ये जो है किसका उदाहरण है, मैं आपको बता दूं, ये जो स्लेट है वो अवसादी सेल का उदाहरण नहीं है, ये कायांतित सेल का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो है सही सम्मिलित नहीं है। ये किसका उदाहरण है, ये अवसादी सेल का उदाहरण नहीं है, ये कायांतित सेल का उदाहरण है। कायांतित सेल के द्वारा स्लेट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि मैग्मा से विभिन्न शैलों के निर्माण में निम्न शैलों पर विचार कीजिए। मैग्मा से विभिन्न शैलों के निर्माण में निम्न शैलों पर विचार कीजिए। पहला है अवसादी सेल, दूसरा है अग्निशैल और तीसरा है कायांतित सेल। दूसरा है इसका कालक्रम के आधार पर सही क्रम लगाइए। तो आपको पता होगा पहले आएगा अग्निशैल, दूसरा आएगा अवसादी सेल और तीसरा आएगा कायांतित सेल। तो पहले आएगा दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज का जो वीडियो सेशन है वो हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये MCQ सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।